वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे आपके जो लैब असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आज से जो है वो आपका टॉपिक वाइज देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस को। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में आने की, और उसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस हैं। 12th तक का आपको लेवल दिया गया है क्योंकि आपका 12th ही मांगा गया था। यहाँ तक कि आपको ग्रेजुएशन तक मांगा गया है, तो उसमें देखिए आपको ग्रेजुएशन तक के इतने हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन 12th तक आपने कवर करना है। जनरल साइंस पर ही सिर्फ ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपने जनरल साइंस को ही नहीं देखना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, ताकि अगर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है तो आप उसको कवर कर सकें। हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा उन क्वेश्चंस का। सिर्फ आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर रखना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आप जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहाँ पर आपकी फ्री क्लासेस हैं, कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना है। चलिए फिर आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर लिए गए हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं, हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं हमें पता है। पादप जगत के जीवों की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए पादप जगत जो है हमें पता है, आर.एच. विटेकर सर ने आपका जो पूरे जीव हैं, जो इस संसार में सारे जीव हैं, उनको 5 जगतों में बांटा है। 5 जगतों में उनको बांटा गया है। वो जगत हैं आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो इन चारों में, इन 5 में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ अंतर के आधारों पर इनको अलग अलग जगतों में रखा गया है। और जिन जीवों को एक जगत में रखा गया है उनमें बहुत सारी समानताएं हैं। कहीं कोई अपवाद होगा तो वो आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण आप कोई भी एग्ज़ाम दें, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और मैंने मेरे दूसरे चैनल पर पढ़ा भी रखा है, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस चैनल पर जाकर आप पढ़ेंगे ज़रूर। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो उसके लिए 5 जगत वर्गीकरण पढ़ना ज़रूरी है। उसके क्या क्राइटेरिया थे, किस तरीके से रखा गया था, इसको पढ़िए। तो जो पादप जगत है उसमें सभी पादपों को रखा गया है जो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, उनको बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और पादप जिस विधि के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण है। यहाँ पर देखिए, जब एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए जब आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे अगर आपने नाम सुना युगलीना, तो आपको सब अच्छे से समझ आना चाहिए। युगलीना, आपका युगलीना क्या है, प्रोटिस्टा जगत का है, एक कोशिकीय है, आपका क्या है, मिक्स प्रकार का पोषण दिखाता है, स्वपोषी भी होता है, परपोषी भी होता है। इसको पादप और जंतुओं के बीच मध्य कड़ी बोली जाती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें चलनी चाहिए। जब जीवाणुओं की बात होती है तब आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलनी चाहिए, और जीवाणुओं से होने वाले 1-2 रोग आपके माइंड में एकदम से आ जाने चाहिए। इस तरीके से होती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो देखिए, जब पादप जगत की हमने बात की तो उनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर जो एक कठोर आवरण होता है, जो पादपों को एक निश्चित आकार भी देता है। किसी भी कोशिका को वो एक निश्चित आकार देता है, साथ ही साथ क्या करता है, उसकी सुरक्षा भी करता है बाह्य पर्यावरण से, बाहरी किसी भी आघात से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है, जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जिसको ये भी ना पता हो तो ज़रूर जाकर पढ़िएगा, नीचे लिंक दे रखा है, उस लिंक पर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर करेक्ट हो गया कि पादप जगत की जीवों की कोशिका भित्ति तो सेल्यूलोज की बनी होती है। हमारा आंसर हमें मिल गया, लेकिन आपको ऑप्शन में 2-3 चीज़ें और दे रखी हैं, उसको समझिए। जब आपसे पूछा जाता है, मैंने अभी आपको एक बताया कि एक जगत कवक भी है। कवक में क्या होता है, कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन उस कोशिका भित्ति का जो रासायनिक संगठन है वो अलग होता है, वो काइटिन की बनी होती है। ये भी ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको भी पूछा जा सकता है।
फिर देखिए प्रोटीन और लिपिड की बात हो रही है, तो देखिए जो कोशिका झिल्ली की अभी बात हो रही थी, तो वो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो लिपिड होता है उसकी 2 परतें पाई जाती हैं, जबकि प्रोटीन आपको किनारों में भी मिल सकता है और बीच में धसे प्रोटीन भी मिल सकते हैं। सबसे अच्छा जो मॉडल दिया गया आपकी कोशिका झिल्ली को समझने के लिए वो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया, जो कि किसके द्वारा दिया गया, निकोलसन के द्वारा, सिंगर और निकोलसन के 1972 में 1972 में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी तरीके से आपने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। तो देखिए जिन्होंने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था, नोमेनक्लेचर दिया गया, इसको भी आपने पढ़ना है, वही चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए द्विनाम पद्धति जो दी थी वो कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने जीवों में 2 नाम, मतलब उनके एक ही नाम होता है लेकिन वो 2 चीज़ों को रिप्रदर्शित करता है। जैसे आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम है। तो इस नाम में क्या है, मैंजीफेरा उसका वंश है जबकि इंडिका उसकी जाति है। इसी तरीके से हम ह्यूमंस का नाम होता है होमो सेपियंस, होमो हमारा वंश है जबकि सेपियंस हमारी जाति को प्रदर्शित करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहा है कैरोलस लीनियस सर का आपके विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को दिया, जैसे हम 2 जगत वर्गीकरण को पढ़ते हैं वो भी आपका कैरोलस लीनियस सर ने दिया था। आपका द्विनाम पद्धति को पढ़ते हैं वो भी आपकी कैरोलस लीनियस सर ने दी थी। इनको क्या कहते हैं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। इन्होंने जीवों का जो वर्गीकरण किया था उसका जो आज आधुनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी के पिता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अरस्तु सर को हमें पता है फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, जीव विज्ञान के पिता बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है, जंतु विज्ञान के पिता बोला जाता है। डार्विन ने बहुत आपका अच्छा योगदान दिया। इन्होंने एवोल्यूशन में एक थ्योरी दी जिसको हम पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जीवों का जो नेचुरल सिलेक्शन है वो इन्होंने दिया, जिसका बहुत बड़ा योगदान है आपका जेनेटिक्स में और आपका एवोल्यूशन में। फिर आते हैं आपके साइंटिस्ट हैकल के ऊपर, इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण को दिया था, ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 जगत वर्गीकरण अभी हमने देखा था किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। बाकी 3 साइंटिस्ट की हम बात कर चुके हैं। आर.एच. व्हिटेकर सर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण को दिया था। इन्होंने वो जो 5 जगत लिए थे वो क्या थे आपके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत। ये 5 जगत भी आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवों का एक निश्चित लक्षण है। तो देखिए आपकी 11th क्लास एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, वहाँ पर जीवों के लक्षण आपको दिए गए हैं। देखिए जीवों के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं लेकिन उसमें निश्चित लक्षण हम उसको मानेंगे जिसका किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं हो, वो आपके क्या होंगे, निश्चित लक्षण होंगे। जब आप बात कर रहे हैं जनन सभी जीव करते हैं, लेकिन जब आप मधुमक्खियों के छत्ते में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो जनन नहीं कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कुछ ह्यूमंस कपल भी ऐसे होते हैं जो नेचुरल तरीके से जनन नहीं कर सकते, तो क्या आप उसको जीवित नहीं बोलेंगे, तो ये कहना गलत है। कौन है यहाँ पर जिसका कोई अपवाद नहीं है, वो है आपका उपापचय मेटाबॉलिज्म। देखिए कोई भी जीवित जीव ऐसा नहीं है जिसमें उपापचय मेटाबॉलिज्म नहीं होता हो। उपापचय क्या है, आपके शरीर में होने वाली, किसी भी जीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग क्या होता है, आपका उपापचय होता है। उपापचय का कोई भी अपवाद नहीं है, इसलिए वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, हु इज नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो देखिए यहाँ पर आपकी 11th क्लास एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में जब आप साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं, वहाँ पर दिया गया है आपका अर्न्स्ट मेयर के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दिया इन्होंने जीव विज्ञान में। इन्होंने आपकी जाति की जैविक परिकल्पना को दिया। जाति की जैविक परिकल्पना का मतलब हुआ कोई भी 2 अलग अलग जातियां स्वतंत्र रूप से आपके जनन नहीं कर सकते, लैंगिक जनन नहीं कर सकते।
किसी कारणवश अगर वो लैंगिक जनन कर भी लेते हैं तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो खुद से क्या कर सकती है, अपने जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, आपके फर्टाइल नहीं होंगे, वो आगे अपनी संतानों को जन्म नहीं दे सकते। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे जीवाणुओं को कौन से जगत में रखा गया है। तो देखिए 5 जगत है जिसमें सारे जीवाणु, क्योंकि जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो सभी जीवाणुओं को जगत मोनेरा के अंदर रखा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है जिनमें विकसित प्रकार का केंद्रक ना हो, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली ना रिप्रेजेंट हो। यहाँ पर उनके जो केंद्रक होता है, जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ये भी ध्यान रखने हैं। उनको जगत मोनेरा में रखा गया है। यहीं पर माइकोप्लाज्मा रखा गया है, ध्यान रखना है। बैक्टीरिया जिसको आप नीले हरे शैवाल बोलते हैं, देखिए उनको हम नीले हरे शैवाल बोलते हैं क्योंकि वो क्या है, शैवालों के जैसे क्या कर सकते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल ए होता है। लेकिन नीले हरे शैवालों का टेक्निकली जो नेम है वो है साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि उनमें जो सारे कैरेक्टर हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, इसलिए उनको भी जगत मोनेरा में रखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उसी तरीके का क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया नोन एज, तो क्या कहा जाता है, नीले हरे शैवाल। फिर आपको एक ऑप्शन दे रखा है पीपीएलओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपका जो माइकोप्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक जीव हैं जो आपके जगत मोनेरा के अंदर है। इनमें कोशिका आपकी किसी प्रकार की झिल्ली से ये बंधित नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। और सबसे छोटी कोशिका आपको पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ ही मिलेगा। ठीक है, फिर आता है पादप जगत को उभयचर। पादप जगत का जो उभयचर है उसको ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। देखिए पादप जगत में जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जो है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसमें जो ब्रायोफाइटा हैं उनको पादप जगत का उभयचर बोला जाता है, क्योंकि ये जीव जल में रहते हैं और ये क्या है, स्थल में भी रह सकते हैं, लेकिन इनको जनन करने के लिए जल की ज़रूरत होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन देखिए, एफ उपकोष में अधिकतम कक्षक, एफ सबसेल हैज़ मैक्सिमम ऑर्बिटल्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी आपने फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही ज़रूरी है सीखना। हम सब ने पढ़ा है ये 1s2, 2s2, 2p6, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही तो है, इसी तरीके से भरे जाते हैं। और नियम किसने दिया था, ऑफ बाहु ने दिया था। ऑफ बाहु का प्रिंसिपल बोला जाता है। ऑफ बाहु किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए ऑफ बाहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं। तो जब हम एफ की बात करते हैं तो आप देखेंगे एफ हम 14 देखते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन वहाँ आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए ये होते हैं आपके कक्षक, सबको पता है इस तरीके से कक्षक होता है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब एफ की बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 14। तो इसी तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि 7 वहाँ पर कक्षक होंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The orbitals L is equal to 2 can fill how many electrons? L is equal to कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपका क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू दे रखी है L की। अब एक चीज़ L के बारे में याद रखेंगे, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो द्विगंशीय आपका क्वांटम संख्या है, उसमें क्या होता है, L की वैल्यू अगर 0 हो तो वो होती है S कक्षक के लिए,
एल की वैल्यू अगर 1 है तो वो होती है पी कक्षक के लिए। यहाँ पर एल की वैल्यू 2 दे रखी है, मतलब 2 है तो किसके लिए होगी, डी के लिए होगी, और 3 होगी तो एफ के लिए होगी। तो अगर एल इजिकल टू 2 है तो आपके पूछा है कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एल इजिकल टू 2 है तो मतलब हम डी की बात कर रहे हैं। डी में आपके कितने कक्षक होते हैं, कक्षक आपके 5 होते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं 5 कक्षक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं एक कक्षक में, 2, तो कितने होंगे आपके 10। ध्यान रखना है ये भी, ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए ऑर्बिट में 2n² करके आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका परमाणु क्रमांक 47 है, 47 वाले परमाणु क्रमांक आपने देखने हैं। देखिए आप देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों को लेते हैं, नोबल गैसेस को आप आगे रख के उसमें जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्रिप्टॉन दे रखा है, क्योंकि क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 36, निकालना 47 का है। तो इसके बाद आप देखेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट दिखेगा, वो है आपका ऑप्शन सी। बी करेक्ट हो सकता था, लेकिन वहां पर डी के बाद डायरेक्ट कहाँ पर जा रहा है, 5 में जा रहा है। 3D के बाद 5s में नहीं जा सकता, 4s में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप नीचे पूछ सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप व्हाट्सएप करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।